अच्छा चलो इसको दोबारा से हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें देता है स्पीड, और जो ग्रेडियंट होता है स्पीड टाइम ग्राफ का वो हमें देता है एक्सलरेशन। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट ये हो सकता था कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्केलर टू स्केलर कंपैरिजन है तो ये दुरुस्त है स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक्सलरेशन है तो मैंने इसको स्पीड की जगह कंपेयर करवाने के बजाय मैं इसको वेलोसिटी से कंपेयर करवाना चाहिए, बिकॉज वेक्टर टू वेक्टर रिलेशन होता है। और अभी भी मैं यहाँ पे वैसे डिस्प्लेसमेंट की ज़्यादा बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज आई एम मोर कंसर्न अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस और वो भी सेम ही चीज़ें हैं, बट अभी हम इनको देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें हमने डायरेक्शन कंसिडर करना है। बाकी ये जो डिस्टेंस टाइम लिखा हुआ है इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास ये जो डिस्टेंस है मूव नहीं कर रहा, मतलब डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे स्टक है, तो इसका क्या मतलब है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा, आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, फिर अगर आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास आपने इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आपने कन्वर्ट करना है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो आप क्या करोगे, आपने जब भी ग्राफ की कन्वर्जन करनी होती है ना, आपको बस एक ग्राफ का पता होना ज़रूरी होता है। एज लॉन्ग एज यू नो वन ग्राफ, आप बाकी सारे अगले ग्राफ्स बना सकते हो। और आप इस अच्छा सबसे जो आसान मेथड होता है वो ये होता है कि आपके पास इनिशियल ग्राफ है, इनिशियल ग्राफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का होता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन आती है। तो इस तरह फॉरवर्ड करके ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन कभी कभार वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता है और उस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख के आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना पड़ता है। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें भी कोई इतने मसले वाली बात नहीं होती, आपको बस बैकवर्ड आना होता है। और अगर बैकवर्ड वाला स्टेप नहीं भी समझ आ रहा तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ऑप्शंस अपनी देखो, जो भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, ज़्यादातर ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो वहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आप उन ऑप्शंस को बारी बारी देखो, और उन ऑप्शंस को अगर वो वेलोसिटी में है तो उनको एक्सेलरेशन में खाली कन्वर्ट करो, अगर वो डिस्टेंस में है तो डिस्टेंस से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करो। जो आपका मैच कर रहे हैं आपके क्वेश्चन के साथ वही फिर आपका आंसर होगा। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हो रिवर्स वाले को। बाकी फॉरवर्ड वाला तो बहुत आसान है, रिवर्स वाले में मैंने आपको बता दिया। अगर बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो तो यू कैन डू इट रिवर्स, आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी करो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाओ। वरना आप क्या करो, जो आपको ऑप्शन अवेलेबल है उसको आप फॉरवर्ड कर दो, और जो आपको क्वेश्चन में उसने ग्राफ दिया हुआ है उसके इक्वल्स टू रखो। अगर इक्वल्स टू आता है इसका मतलब वो ऑप्शन करेक्ट है, वरना नहीं करेक्ट। तो ये भी एक मेथड होता है। तो बाकी इसको हमने देखा था, अगर डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, बिकॉज योर डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल, इट्स कांस्टेंट, योर डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट मूविंग। आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे स्टक हो गई है, सेम है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब ना आपकी बॉडी स्लो डाउन करिए ना वो स्पीड अप करिए, तो इट्स जस्ट नॉट मूविंग। ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन अगर इसको आपने कन्वर्ट करना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये फॉरवर्ड मोशन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे इसको, आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लो, दैट्स द ट्रिक टू फाइंड इट आउट। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक बिल्कुल लाइन आ रही है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट देखो क्या आता है, इसका ग्रेडियंट क्या आएगा भला, इसका ग्रेडियंट आपके पास आएगा m इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमने कुछ यहाँ पे रूल्स देखे थे कि हमारे पास अगर जो आपके पास ग्रेडियंट आता है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, 0 होगा, ये रूल है। अगर आपके पास इस तरह करके ग्रेडियंट आ रहा है तो इसका ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। और अगर ऐसे करके वर्टिकल आ रहा है जो कि कभी भी नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता एएस फिजिक्स में कभी भी नहीं आता, तो इसका मतलब है आपके पास ना इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी है जिसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है, आप इसको मेजर भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है, लेकिन आपने खाली हॉरिजॉन्टल और उस पर फोकस करना है जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपने देखा इसका ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका ग्रेडियंट आपको पता है 0 ही होगा। तो आपने वेलोसिटी फिर यहाँ पे क्या बना दी, वेलोसिटी भी आपने फिर 0 बना दी, तो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब ये वाला जो आपके पास था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका कोई ग्राफ ही नहीं बन रहा, ये 0 है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी आपके पास 0 होगी। तो वेलोसिटी अगर 0 है तो आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 हो जाती है, सेम यहाँ पे ग्राफ बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब दूसरा केस हमारे पास यहाँ पे आता है, ये चीज़ समझ आ गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पे आपने बैकवर्ड जाना हो ना, तो बैकवर्ड में आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप देखो आपके पास एक्सेलरेशन टाइम है, आपने एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट टाइम में लेट्स सपोज बैकअप जाना है, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में बैक जाओ। ठीक है, और वो कैसे जाओगे, आप देखोगे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। फिर आप अपने दिमाग में सोचो कि आपके पास
अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर मेरा ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है मेरे पास जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा उसका ग्रेडियंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ है उसका ग्रेडियंट ज़ीरो कब होगा? जब उसकी लाइन बिल्कुल ही नीचे होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, तब होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने बैकवर्ड जाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। अब आप देखो वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ रही है? ज़ीरो। अब आपने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा कि उसकी वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू ज़ीरो आए। तो ग्रेडियंट की वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है? जब आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो। तो आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना ली, ठीक है, ऐसे कर लिया। या आपको मैंने बताया था एक और ट्रिक कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से शुरू करो और ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ढूंढो कि उसको जब वेलोसिटी में कन्वर्ट करो और इसमें कन्वर्ट करो, वो आपके पास इसके इक्वल्स टू आ जाए, क्योंकि आप एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हो ना। तो डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करो कि ये जो फाइनल आंसर है वो आपके पास पहले वाले एक्सेलरेशन टाइम की इक्वल्स टू, तो इसका मतलब वो वाला आपके पास एक्सेप्टेबल होगा। अब यहाँ पे ये वाली एक ऑप्शन आ रही है, ये आपके पास आ गई है कांस्टेंट वाली। अब अगर आपके पास इस तरह करके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ रहा है और इसमें आपके पास ना यहाँ पे ये कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है, इस तरह करके ना आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हमने रूल्स के अकॉर्डिंगली पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है ऐसा स्ट्रेट लाइन आपके पास चाहे स्लांटिंग डाउनवर्ड्स हो चाहे स्लांटिंग अपवर्ड्स हो, लेकिन आपके पास जो यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू आती है वो क्या आती है? हमेशा कांस्टेंट आती है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, ये अगर इस तरह करके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। और इसका मतलब है कि जो कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्मली क्यों मूव कर रही है? बिकॉज ग्रेडियंट कांस्टेंट है। जब ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है तब मूवमेंट भी यूनिफॉर्म होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर सेकंड के बाद ना आपके पास एक ही तरह का डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पहले सेकंड के अंदर 10 मीटर्स इंक्रीज़ हुआ है, दूसरे सेकंड के अंदर फिर प्लस 10 मीटर्स इंक्रीज़ हो गया, थर्ड सेकंड के अंदर फिर प्लस 10 मीटर्स इंक्रीज़ हो गया। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर यहाँ पे काट के यहाँ पे 2 मीटर्स आ जाता, पहले में 10 फिर 2 फिर 10, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और इसमें भी अगर हम देखें, हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकंड आ रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 सेकंड आ रहे हैं एंड देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कह लो यहाँ पे 20 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 सेकंड पे 10 था एंड देन 2 सेकंड पे दोबारा 10 मीटर्स इंक्रीज़ हो गया। तो 10 10 10 10 करके इंक्रीज़ हो रहा है एक साथ साथ। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ पे ये वाले ग्राफ्स होते हैं ना, कांस्टेंट वाले ग्राफ्स होते हैं, ये यूनिफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कार मूव कर रही है, कार का डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कार इज़ ट्रैवलिंग। तो कार ट्रैवल किस तरह करी है? यूनिफॉर्मली। अब आपने इसको वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करना है, तो इसका पहले ग्रेडियंट देखो क्या होगा। ग्रेडियंट इसका क्या होगा? कांस्टेंट। तो जो इसका ग्रेडियंट होता है वो आपको किसकी वैल्यू देता है? वेलोसिटी की वैल्यू देता है। तो अब अगर इसके ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो वेलोसिटी की भी वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू अब स्टक हो जाएगी, मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी की वैल्यू ऐसे बना ली। अब आपने यहाँ से एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है। अब वैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार इज़ मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक ही स्पीड से वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे अगर इसका ग्रेडियंट देखो तो इसकी वैल्यू की ज़ीरो, तो आपने एक्सेलरेशन की क्या यहाँ पे ग्राफ बना देना, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ योर ग्राफ वुड बिकम। अब आपके पास यहाँ पे आते हैं, ये अच्छा वाला केस आता है, थोड़ा सा मुश्किल केस आता है। यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ कर रहा है बट वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये फ़र्क है यहाँ पे। तो अगर आपका जो ग्राफ है वो इस तरह फिर इंक्रीज़ कर रहा है ना, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली अगर आपका ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है, इसको आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो दैट मीन्स यूनिफॉर्म। और अगर आपके पास आ रहा है लेट्स सपोज स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो यूनिफॉर्म है। अगर आपके पास इस तरह करके इंक्रीज़ कर रहा है, कर्व करके इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपके पास ना ये नॉन यूनिफॉर्म वगैरह। तो ये आपके पास यहाँ पे बस इसकी वो होती है, क्या कहते हैं, लॉजिक होती है, ठीक है। अब इसमें आपने अगर ग्रेडियंट फाइंड करना, जारी सी बात है आपको रूल, शॉर्टकट वाला रूल तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें से अगर ग्रेडियंट आपने फाइंड आउट करना है तो मैंने बताया हुआ है स्ट्रेट, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन हो तो उसका तो ग्रेडियंट आप आराम से ना कैलकुलेट कर लेते हो, वो कोई मसले वाली बात नहीं होती। आप क्या करते हो, आप ये जो आपके पास लाइन आ रही है इसमें से आप 2 फार एंड्स वाले पॉइंट्स लेते हो, उनके ऊपर आप ये ग्रेडियंट वाला फार्मूला लगाते हो एंड देन यू फाइंड द ग्रेडियंट। लेकिन अगर कर्व आ रही हो तो आप क्या करते हो, अगर इस पॉइंट पे आपने फाइंड आउट करना है तो आप इस पॉइंट पे एक छोटा सा डॉट बनाओ
और उसी डॉट के ऊपर आप एक स्केल रख के इस तरह की स्केल वाली लाइन बना लो, और अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस स्ट्रेट लाइन पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो बाय चूजिंग इट्स फार एंड पॉइंट्स, तो आपके पास ये जो रेड डॉट वाला एरिया उसका ग्रेडियंट आ जाएगा। अब लेट्स सपोज ये वाला आपके पास कर्व है, ये भी कर्व आ गया। हमेशा टेंजेंट्स आपने तब यूज़ करना है जब कर्व्स आएंगी। तो अगर आपके पास ऐसी कर्व आ रही है तो आपने इस वाले पोर्शन पे आपने लेट्स सपोज अपना वो फाइंड आउट करना है, क्या कहते हैं, अपना ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो व्हाट यू आर गोना डू इज़ कि आप यहाँ पे ये वाला जो डॉट वाला एरिया है यहाँ पे एक डॉट लगाओ, एंड देन यहाँ पे स्केल रख के इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनाओ, एंड देन पॉइंट फार एंड पे मार्क करो, इस वाले फॉर्मूला में प्लग इन करो, जो आंसर आएगा वो आपके पास इस डॉट वाले सेक्शन के ऊपर ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैंने ये किया, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इस वाले एरिया पे फाइंड आउट करना था, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, देन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का अगर ग्रेडियंट फाइंड करूँ तो इस एटलीस्ट इस सेक्शन तक, इस कर्व के सेक्शन तक मेरे पास मेरा ग्रेडियंट आ जाना चाहिए। इसी तरह मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, और इस स्ट्रेट लाइन का जो मेरे पास ग्रेडियंट है वो एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास ना उसकी ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो अब इससे एक और भी चीज़ पता लगती है, अगर वो एग्जामिनर आपसे ना कैलकुलेट करवाए ग्रेडियंट तो फिर भी ये चीज़ें ज़रूरी होती है, बिकॉज आपको पता लग जाता है कि आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज़ करी है डिक्रीज़ करी है। मतलब पहले आपका ग्रेडियंट थोड़ा सा लेस स्टीप था, अब बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल होता जा रहा है। तो जैसे जैसे वर्टिकल हो रहा है आपका ग्रेडियंट या टेंजेंट, इसका मतलब है आपकी जो ग्रेडियंट की वैल्यू वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर ग्रेडियंट की वैल्यू ऐसे इंक्रीज़ करती है तो इसका क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पे इंक्रीजिंग आपके पास ना वैल्यू आ रही होती है, और इंक्रीजिंग वैल्यू आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो एक कांस्टेंट ग्राफ से। इसको आपने कन्वर्ट कर देना है एक कांस्टेंट ग्राफ में, और फिर इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, इसका जो होता है वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे सिनेरियोज होते हैं 30 यूज़। इन सिनेरियोज में कोई इशू हो तो बताओ। इज इट क्लियर? Yes, it's clear. चलो अब ऐसे करते थोड़े से पास्ट पेपर्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये डिस्क्लेमर है कि जो ये लॉजिक मैंने पढ़ाई है ये बहुत आसान है, ठीक है, बट पास्ट पेपर्स आर नॉर्मली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वो इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं। तो अनटिल वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पास्ट पेपर्स, तो कभी भी ये जो ग्राफ वाली चीज़ है ना ईजी नहीं होगी, और नॉर्मली मेजॉरिटी बच्चों को ये चीज़ मुश्किल लगती है। अच्छा, इसमें अब वो क्या कह रहे हैं, अ स्टूडेंट यूजेस अ स्पेशल गन अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं स्टूडेंट यूजेस अ स्पेशल गन टू लॉन्च अ स्टील बॉल विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमने चीज़ें की हैं वो बहुत बेसिक थी। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ टू लॉन्च अ स्टील बॉल विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से रिलीज किया, ही वेरीज द हाइट ऑफ द गन एंड मेजर्स द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, एंड मेजर्स द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हिच ग्राफ शो द वेरिएशन विद द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर। अच्छा, यहाँ पे आर आ गया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हाइट आ गया, हाइट ये वाली। तो वो कह रहा है अगर आप हाइट इंक्रीज़ कर दो तो आपके पास ये किस तरह चेंज होगा। तो मेरे ख्याल में अगर वैसे हाइट इंक्रीज़ कर दी जाए, एक मिनट, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, नॉर्मली ये आई थिंक ना आपके पास ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला जो पाथ आ रहा है ना पैराबोलिक, ये कुछ रिजल्टेंट टाइप बन रहा है। तो आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग हियर इज़ के आपके पास आर अगेंस्ट एच है ना, तो अगर हम आर को इंक्रीज़ कर दें तो आपके पास क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्या नहीं, एच स्क्वायर को हम देखते हैं कि एच स्क्वायर को क्या हो रहा है। आई थिंक प्रॉबेबली ये लॉजिक है, बट आई हैव टू कन्फर्म दिस। अच्छा, एच स्क्वायर को अगर हम देखें, यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ ना तो मेरे पास ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये मेरे पास काइंड ऑफ रिलेशन बन रहा है, एंड इट्स काइंड ऑफ अ इन्वर्स टाइप रिलेशन बन रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर मैं आर को इंक्रीज़ कर देता हूँ तो मेरे पास एच जो है वो डिक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ माई लॉजिक। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं सारी ऑप्शन यहाँ पे देखूँ ना, सारी ऑप्शंस को बार बार देखते हैं।
यहाँ पे अब कोई ग्रेडियंट की कैलकुलेशन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे कर दी है। तो अगर मुझे ये जज करना है कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास इस तरह करके लाइन बनेगी, एंड देन यहाँ पे मेरे पास ऐसे करके लाइन बनेगी, एंड देन यहाँ पे मेरे पास ऐसे करके लाइन बनेगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास ये जो कर्व है, ये जो ग्रेडियंट की वैल्यू है, ये क्या कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ कर रहे हो आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, और आपके पास अगर यहाँ पे नीचे भी हम देखें ना, तो आई थिंक एक मिनट, और यहाँ पे जो है, एक मिनट, बाकी भी ऑप्शन एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है ये वाला पॉइंट, ये ऐसे बन जाएगा, एंड देन ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे तो खैर इंक्रीज़ कर रहा है। आर को जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, एच लेकिन आपके पास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी नहीं हो सकता। इसमें कांस्टेंट इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज उसने इसको किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से लॉन्च किया, और कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ ना पैराबोलिक जो मोशन होता है ना, वो आपके पास कभी कांस्टेंट होता ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ हो ही नहीं सकती है। जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये कांस्टेंट कभी हो ही नहीं सकता कि आप जितने मर्जी से इसको आर इंक्रीज़ करो ये भी इंक्रीज़ होगा। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही मतलब फॉल्स है। और ये वाली जो कंडीशन है कि आर की कुछ ना कुछ पहले कंडीशन होगी, ये भी बिल्कुल फॉल्स है कि ऑन व्हाट बेसिस आई विल डिसाइडिंग कि आर की कुछ ना कुछ पहले वैल्यू होगी। तो ये भी इंक्रीज है। बाकी अब ये ऑप्शन रह जाती है, एंड आई थिंक अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है थोड़ी सी उसके पास। एक मिनट, आई थिंक इसमें ना हमारे पास प्रोबेबली ऑप्शन ए होगी, बट आई थिंक इसमें ना प्रॉबेबली आपके पास ना ऑप्शन ए है, इसको मैं कंफर्म कर लूँगा। बट आई थिंक इसमें ना ऑप्शन ए होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसलिए होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे जैसे अपने आर को यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं ना हमारे पास, लेकिन एज तो हमारे पास डिक्रीज़ नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम डिक्रीज़ करें, स्टीप हो रहा है। इसका जो ग्रेडियंट है हमें देना चाहिए, रिज़ल्ट हमें आना चाहिए इसका आर स्क्वायर आना चाहिए। आई थिंक इसका जो ग्रेडियंट है ना हमें आर स्क्वायर टाइप रिज़ल्ट देगा। तो अगर मैं इनको कंबाइन कर लेता हूँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ पे कुछ भी नहीं इंक्रीज़ हो रहा। आई थिंक इसमें ना ऑप्शन ए ही है, बट इसकी ना जो लॉजिक है थोड़ी सी मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा कि यहाँ पे इनकी लॉजिक क्या होगी। प्रॉबेबली इसमें जो लॉजिक मुझे लग रही है ना वो ये है कि यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना आपके पास, ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो आपके पास ये हाइट जो आ रही है, हाइट एक ऐसे सर्टेन पॉइंट पे आती है कि हाइट बहुत ही ज़्यादा आपके पास ना सेम रहने लग जाती है। ठीक है, हाइट आपके पास सेम रहती है और आपके पास ये जो आर होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करने लग जाती है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ हो जाती है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, आपके पास हाइट जो है, हाइट को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा कि आपके पास ये जो वर्टिकल ये जो हॉरिजॉन्टल आपके पास आर वाली वैल्यू है ना, ये आपके पास इंक्रीज़ करना बंद हो जाएगी। तो वो खाली ऑप्शन ए में हमारे पास हो रहा है, मतलब इसको आप इंक्रीज़ करते जाओ, लेकिन आपके पास ये जो आर है वो एक मैक्सिमम अपनी पोजीशन रीच कर जाएगी। क्योंकि हाइट को तो आप जितना मर्जी चाहो आप ऊपर इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन जो आपकी ये जो आर वाली डिस्टेंस है वो नहीं वो ये ज़रूरी नहीं कि वो हाइट से इंक्रीज़ कर दे। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप एक बिल्डिंग पे स्टैंड कर रहे हो, एक बिल्डिंग से कोई बंदा गिराता है तो आप अगर बिल्डिंग को ऊपर कर दो तो वो अगले टाइम पे जाके एक दूसरे शहर की बिल्डिंग पे जाके गिर जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो आर जो है एक ऐसा सर्टेन पॉइंट ज़रूर आता है जब आपका आर स्टॉप्स मूविंग, लेकिन हाइट को आप जितना मर्जी फ्लेक्सिबल कर सकते हो। तो दैट्स प्रॉब्लली द रीज़न व्हाई दे वेंट अवे विद दिस। ठीक है, बाकी इसमें जो ये वाली लॉजिक है ना, ये आई थिंक वैसे अप्लाई तो नहीं हो रही यहाँ पे। अगर आर स्क्वायर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू टोटल हमारे पास डिक्रीज़ होती है।
ठीक है, लेकिन इसको ना खैर इसको स्किप करो, इसको इसकी जो लॉजिक है ना मैं बता दूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअली इसकी यहाँ पे वो बन रहा है ना, यहाँ पे जो इसकी सेंस बन रही है वो यही बन रही है कि यहाँ पे आपका जो आर है ना एक सर्टेन पॉइंट के बाद आर आपका इंक्रीज़ करने बंद कर जाएगा, उसके बाद आपकी जो सिर्फ हाइट होगी ना, ओनली योर हाइट वुड इंक्रीज़। तो इस वजह से उन्होंने फिर ये यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक सवाल आ रहा है, ये थोड़ा सा आसान सवाल है आई थिंक। यहाँ पे वो कह रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो कह रहा है आपने ना फाइंड करना है कि विच एरिया इक्वल्स द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कौन सा एरिया यहाँ पे ना इक्वल कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपके पास होगा यहाँ पे, ये वाला एरिया जो नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास एन पी डब्ल्यू वी एन, अच्छा नहीं ये तो नहीं हो सकता, एन पी डब्ल्यू वी ये है एन पी डब्ल्यू वी, एंड देन आपके पास है वी आर एस यू है, एन पी डब्ल्यू वी विच एरिया इक्वल्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन टाइम टी। अच्छा, ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इट इज़ गोइंग टू रिटर्न अस आवर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ये वाला यहाँ पे पार्ट ले लेते हैं, अच्छा ये वाला और ये वाला जो पार्ट है ना काइंड ऑफ सेम बन रहा है, बट एक मिनट पहली सारी ऑप्शन में एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ। एक ये वाली होगी एन पी टी यू, अगर हम लें एन पी टी यू, एंड देन हम लें पी क्यू एस टी, पी क्यू एस टी, ये तो पूरा ही बन रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। एंड देन एन पी डब्ल्यू वी एंड देन डब्ल्यू आर एस टी, नहीं ये भी बिल्कुल गलत होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड देन पी एस टी एंड देन पी क्यू एस, नहीं बिल्कुल गलत है, ये वाली भी जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब इसमें एक ही चीज़ रह जाती है, एक जो चीज़ यहाँ पे रह जाती है वो फिर ये है कि उसने यहाँ पे बताया हुआ है एन पी डब्ल्यू वी ये चीज़ है, एंड देन उसने कहा हुआ है वी आर एस यू, तो ये हमारे पास है वी आर एस यू, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे चीज़ बन रही है। अब इसके अंदर मसला ये है कि मैंने ओरिजिनली बताया था कि ये वाली चीज़ होगी एंड दैट रिमेन्स ट्रू, लेकिन जो ये वाली चीज़ है ना आपके पास, ये बेसिकली इक्वल्स टू है टू दिस वाई। अब ये इसलिए बिकॉज यहाँ पे देखो टाइम आपके पास ऊपर नीचे सेम आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद आपके पास ये वाली जो इनकी यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है ना, ये आपके पास सेम पॉइंट्स पे हो रही है। इंटरसेक्शन मुझे कैसे पता लगा सेम पॉइंट्स पे हो रही है, बिकॉज ये जो है ना ये आपके पास इस साइड पे और इस साइड पे रेक्टेंगल्स बने हैं, और उन रेक्टेंगल्स के दरमियान अगर इस तरह की इंटरसेक्शन हो ना तो वो हमेशा ज्योमेट्रिक सेंटर पे होती है, तो इस वजह से मेरे पास ये वाला ट्रायंगल सेम होगा। तो इस वजह से अगर आप इसको इंक्लूड कर लो, इसको इंक्लूड कर लो, एक ही बात है, ठीक है, उन्होंने इसको इंक्लूड कर लिया आपको बस कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो ये चीज़ समझ आई, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। No, there's no confusion. Okay. अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑन द मून इज़ 1.6, द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। नो एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, कांस्टेंट स्पीड। एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून ड्रॉप्स अ फेदर विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद द टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ द फेदर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। तो इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड इन ईजी वर्ड। आपके पास जो स्पीड को कर्वी बनाता है ना, जो भी चीज़ आपकी स्पीड को कर्वी बनाती है वो आपकी होती है एटमॉस्फेयर, तो ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। एंड देन आपके पास ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके पास जो स्पीड है, स्पीड आपके पास जो आ रही है ना यहाँ पे, वो आपके पास है बिल्कुल ही कांस्टेंट है। अब ये जो एक मिनट मैंने कांस्टेंट स्पीड लिखी है, अच्छा इसका मतलब होता है ये ना कांस्टेंट स्पीड भी इसका मतलब नहीं होगा, इसका बस ये फ़र्क होता है कि यहाँ पे ना नो एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, और अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रही है आपके पास तो इसका मतलब है अगर आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म आ रही है तो वो यूनिफॉर्म भी आ सकती है, अगर वो कांस्टेंट आना चाह रही है तो कांस्टेंट भी आ सकती है। तो दोनों ऑप्शन हो सकती है यहाँ से, हमने देखना कौन सी ऑप्शन होगी इन दोनों में से। अब वो कह रहे हैं एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अ मून ड्रॉप्स अ फेदर
तो अगर वो ड्रॉप है फेदर करे तो ये काइंड ऑफ आपके पास वो वाला एक्सपेरिमेंट है जो मैंने बताया था, एक पैराशूटिस्ट जाता था और पैराशूटिस्ट लैंड कर रहा होता था, ठीक है। तो पैराशूटिस्ट लैंड करता पहले क्या करता था, पहले उसकी वी इंक्रीज़ करती थी और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ करती थी। अब उसकी एक्सेलरेशन क्यों डिक्रीज़ करती थी, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज़ नहीं करेगी, एक्सेलरेशन वुड रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और हाँ, यहाँ पे जो एक पॉइंट था ना जो मैंने लिखवाया था, वो मैंने कांस्टेंट स्पीड की जगह यहाँ पे था कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देख लो किन ग्राफ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है, इस ग्राफ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगी, बिकॉज इसका यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है, इसका ग्रेडियंट आपके पास 0 है। तो दैट्स वाई विल चूज ऑप्शन ए। तो ये चीज़ क्लियर? Yes. ओके। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, द ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम t फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू कैपिटल T। अच्छा, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब वो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे रिवर्स वर्किंग आ गई। अब रिवर्स में मैंने आपको बताया है कि यहाँ तो इमेजिन कर लो, यहाँ तो हमने क्या करना है, हमने इसको हमने फॉरवर्ड कर देना है, और फॉरवर्ड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फॉरवर्ड करता, मैं फॉरवर्ड वाली लॉजिक से जाना चाह रहा हूँ। अब ये आपके पास ग्राफ आ रहा है, इसको फॉरवर्ड करके आप सोचो कि आपके पास ये वेलोसिटी टाइम कैसा बनेगा। अगर आप ऑप्शन ए को यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट ऐसे बन रहा है, फिर आपके पास ग्रेडियंट आके बिल्कुल ही ऐसे हो रहा है, एंड देन ग्रेडियंट आके ऐसे हो रहा है, एंड देन ग्रेडियंट आपके पास इस तरह करके डिक्रीज़ हो रहा है, एंड देन ग्रेडियंट ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट आपके पास 0 है, एंड देन यहाँ पे ग्रेडियंट आपका क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा स्टीप हो रहा है, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता और लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि क्या ये ग्राफ फुलफिल हो रहा है। अगर इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो स्पीड की वैल्यू भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, हो रही है। अब एक ऐसा पॉइंट आया कि यहाँ पे जो आपकी स्पीड की वैल्यू है वो 0 हो रही है, ये वाला पॉइंट आया, यहाँ पे हमारी हो रही है डेफिनेटली, तो ये भी चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ फुलफिल हो रही है। एंड देन हमारे पास दूसरा पोर्शन आ रहा है जिसमें आपकी जो स्पीड की वैल्यू है वो दोबारा से जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज़ कर रही है, सेम चीज़ दोबारा हो रही है। तो आई थिंक ऑप्शन ए बन रही है वैसे। तो अभी के लिए मैं इसको अभी छोड़ता हूँ, बाकी इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये इंक्रीज़ करती है, एंड देन आपके पास ये 0 आता है, एंड देन ये डिक्रीज़ करती है, एंड देन दोबारा आपके पास 0 आता है, एंड देन ये डिक्रीज़ करती है, एंड देन ये दोबारा 0 आता है, एंड देन ये इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 कितनी दफ़ा आ गया, ये हमारे पास आ गया 0, ये 0 आ गया, एंड देन ये 0 आ गया। तो एक तो 0 हमने मान लिया, चलो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बल्कि चलो यहाँ पर भी, बल्कि नहीं, वो वाला 0 काउंट नहीं होगा, यहाँ पे 0 था तो ये वाला 0, ये वाला 0 से मैच हो गया, एंड देन हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है तो वो इससे लेट्स सपोज मैच हो गया, एंड देन दोबारा हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है तो वो इससे मैच हो गया, लेकिन दोबारा यहाँ पे 0 आ रहा है, दोबारा यहाँ पे 2 0s और आ रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं मैच करा। इसके बाद हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है, ये तो रन ही एक डायरेक्शन में हो रही है, तो इनको क्रॉस करो, तो आपके पास कौन सी खाली ऑप्शन रह जाएगी, ऑप्शन, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। तो क्लियर है? Yes. ओके। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं, अ बॉल रोल्स इन स्ट्रेट लाइन अप अ रैम्प एंड देन बैक डाउन द रैम्प अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, विच ग्राफ शो द वेरिएशन विद द टाइम ऑफ द बॉल्स वेलोसिटी। तो वो कह रहे हैं एक बॉल है जो कि क्या करता है, रोल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अप अ रैम्प एंड देन बैक डाउन द रैम्प अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। तो जो रैम्प है, रैम्प आप कह लो कि आपके पास ये आपका रैम्प है, एंड देन आपकी जो बॉल है ना वो ऊपर जा रही है। मैंने थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है, अगर आपकी बॉल ऊपर जा रही होगी तो आई थिंक उसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही होगी ऊपर जाने में। लेकिन जब वो नीचे आएगी ना, आपकी बॉल इस रैम्प से नीचे आएगी, तब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपकी जो बॉल है वो यहाँ से फॉल डाउन करती है, तो अगर यहाँ से आपकी बॉल फॉल डाउन करती है तो यहाँ पे आपके स्पीड कंपैरेटिवली कम है, यहाँ पे ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस है, ठीक है।
और जब ये बीच वाला पॉइंट आ रहा है मुझे लगता है इसमें पॉइंट ज़ीरो होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले आपके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है एंड देन वो डिक्रीज़ करती है एंड देन ज़ीरो आती है एंड देन नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। वैसे लग रहा है, आई थिंक हो सकता है, कुछ बन सकता है इसका कुछ। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इंक्रीज़ करती है एंड देन नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज़ करती है और यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब वो टॉप पे आएगी तब वो मोमेंटेरली एकदम से थोड़ी देर के लिए मोमेंटेरली रेस्ट पे आएगी, लेकिन वो काम यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। एंड देन यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे पहले डिक्रीज़ कर रही है एंड देन फिर इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, ये चीज़ दुरुस्त है, बट ये वेलोसिटी जो है ये वेक्टर है। अगर स्पीड होता ना, यहाँ पे स्पीड के केस में मैं इसको दुरुस्त मान लेता, बिकॉज स्पीड में आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड में आपने बस ये बताना है कि पहले आपके पास स्पीड कम थी, फिर पहले स्पीड कम थी, फिर स्पीड ज़ीरो होगी एंड देन स्पीड आपके पास करेक्ट होगी। तो स्पीड के केस में सही होता है, लेकिन वेलोसिटी के केस में इनकरेक्ट, बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शन आपको उल्टी साइड पे दिखाएगा। अगर ये नीचे को जा रहा है तो ये उल्टी साइड पे डायरेक्शन को दिखाएगा, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये दोनों कट हो जाएगा एंड देन इस मेरे ख्याल में यही है ऑप्शन है। बाकी इसको अगर हम देख लें, वैसे ऑप्शन सी साउंड्स प्रॉमिसिंग टू, इसमें इंक्रीज़ करती है उसने। लेट्स सपोज आप कह लो कि आपके पास, बल्कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी ना डायरेक्शन आपके पास फिर सही नहीं आ रही। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी अपवर्ड्स मूव कर रहा है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स मूव कर रहा है तो उसने वेलोसिटी क्या लिखी है, पॉजिटिव। और अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तब भी उसने वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली है, गलत होगी। ये कौन सी डायरेक्शन है? तो खाली ऑप्शन ए रहती है। ऑप्शन ए में आपके पास सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, बीच में आके वो थोड़ा सा मोमेंटेरली रेस्ट कर रहा है एंड देन नीचे जाके दोबारा से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज़ कर रही है। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे फुलफिल हो गई हैं। बाकी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम यहाँ पे ये चीज़ कहाँ से मैं ज्यूम करूँ कि यहाँ पे मोमेंटेरली ज़ीरो होगा। ये प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक है। यू वुड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू वुड नो कि इस तरह के केसेस एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें हिंट ये है कि इसमें ये देख लो कि जब भी कोई चीज़ आपकी हिल पे क्लाइंब करती है और दोबारा हिल से वापस आती है, तो जब वो हिल की टॉप पे जाती है ना, तब मोमेंटेरली आपकी जो स्पीड होती है वो ज़ीरो हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये चीज़ एक फैक्ट होती है। मतलब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट को आप हवा में ऊपर भेजो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, तो जब वो टॉप पे आपका ऑब्जेक्ट पहुँचता है तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन चेंज करते वक्त मोमेंटेरली उसकी जो स्पीड होती है वो ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे इसकी जो स्पीड है मोमेंटेरली वो ज़ीरो है। तो इस तरह के केसेस में ज़ीरो हो जाती है। वेन एवर योर ऑब्जेक्ट इज चेंज इन डायरेक्शन इट्स मोमेंटेरली ज़ीरो, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो डायरेक्शंस का बड़ा ख्याल रखना है। टॉप और जो पीक वाली चीज़ें होती हैं, ऐसे सिनेरियोज़ का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपके पास इस तरह की कोई शार्प कर्व भी आ रही है ना, तो इवन एक शार्प कर्व में अक्सर ये होता है कि आपके पास मोमेंटेरली जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है एंड देन वो इस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करता है। लेकिन ज़्यादातर आपने खाली इस पुली वाले सिस्टम के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो ये बाकी ये है कि उसने हर चीज़ में उसने ये ज़ीरो ज़ीरो दिखाया हुआ है, तो उससे आपको पता तो लग जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड भी करो तो यू वुड डू इट। अगर आपको नहीं भी पता तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास ना एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसमें वो हमें क्या कहते हैं, इसमें दे आर सेइंग के आपके पास यहाँ पे अ बॉल इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट अबव अ हार्ड। रेस्ट का मतलब है ज़ीरो से स्टार्ट होगी, अबव अ हार्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। द ग्राफ शोज द वेलोसिटी ऑफ द बाउंसिंग बॉल विद टाइम। एट विच पॉइंट ऑन द ग्राफ डज द बॉल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस। तो मैक्सिमम हाइट हमने बतानी है आफ्टर दी फर्स्ट बाउंस, जो कि वो रीच करेगी। तो आई थिंक इसमें क्या होना चाहिए कि द ग्राफ शोज दी वेलोसिटी द बॉल बाउंसिंग विद टाइम। अच्छा, यहाँ से वो स्टार्ट करेगी। अच्छा, बाउंस करते होगा क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ये बॉल जो है वो बाउंस करते हुए आ रही है। लेट्स सपोज दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल सरफेस और इसके ऊपर जो आपकी बॉल है ना वो बाउंस करते हुए आ रही है। पहले वो रिलीज़ फ्रॉम द रेस्ट अबव अ हार्ड, यहाँ से आपने रिलीज़ किया उसको, यहाँ से वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी एंड देन आपकी बॉल यहाँ पर आती है, ठीक है।
यहाँ पर आती है। अब मुझे एक और यहाँ पे चीज़ पता लग रही है कि जब बॉल आपके पास यहाँ पर आएगी ना, तब दोबारा से उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज जब बॉल नीचे आ रही है ना, इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डायरेक्शंस। आपकी बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी और एकदम से अब उसको दूसरी डायरेक्शन में जाना पड़ा है। अब इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस की तरह इसको थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास एक बॉल आ रही है नीचे 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जैसे ही वो आपकी बॉल नीचे आके लगेगी कुशन के ऊपर, तो उसने क्या करना है, उसने दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी में क्या होगा, जितनी स्पीड से वो नीचे आई है उतनी स्पीड से वो वापस ऊपर जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, अब पहले आपके पास ये जो स्पीड है वो यहाँ पे जीरो होगी, एंड देन आपके पास ये नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज वेलोसिटी के बारे में हमने यही पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स सपोज जब वो नीचे आ रही है तो वो पॉजिटिव है। इसको उल्टा भी कर सकते हो, डायरेक्शन को आप जैसा मर्जी कर लो, सेम बात है। अगर आप फॉरवर्ड्स को पॉजिटिव कर लो, बैकवर्ड्स को आप नेगेटिव कर लो, सही है। अगर बैकवर्ड्स को आप पॉजिटिव कर लो, फॉरवर्ड को नेगेटिव कर लो, वो भी सेम बात है। बस आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। अगर आप अपवर्ड्स को लेट्स सपोज नेगेटिव ले रहे हो, तो फिर आपको डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लेना है। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट को आप लेट्स राइट को अगर आप नेगेटिव ले रहे हो, तो आपको इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। बाकी साइंस आप अपने बना सकते हो फिजिक्स के अंदर, स्पेशली ये लेवल फिजिक्स का है। तो इसलिए ये जो चीज़ें मैंने की है, कंफ्यूज नहीं होना। ये यहाँ पे कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं है कि आपके पास नीचे वाली डायरेक्शन ही नेगेटिव होगी, ठीक है। हो सकता है नीचे वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो तो आंसर सेम आएगा, बिकॉज आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, ज़्यादा कैंसिल आउट हो जाते होते हैं जो साइंस होते हैं, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे अगर ये +25 है तो पहले वो जीरो रीच करेगा, एंड देन वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो उसको -25 रीच करना है। तो वो कैसे रीच करेगा, पहले आपका जो है पहले ये होगा +25, एंड देन वो जैसे ही यहाँ पे टकराएगा तो ये हो जाएगा 24, 23, 22 ऑल दी वे टू जीरो, एंड देन ऑल दी वे टू जीरो ये डिक्रीज करता रहेगा। 20 जैसे ही हिट करेगा नहीं नीचे क्वेश्चन को, तो ये 25 डिक्रीज करता रहेगा, बहुत मिली सेकेंड्स के हिसाब से डिक्रीज करेगा। 24, 23, 22, 20 ऑल दी वे टू जीरो, एंड देन जीरो से भी नीचे -1, -2, -3, एंड देन जब वो इस टॉप पे पहुंचेगा, इसके लेवल पे पहुंचेगा, तब दोबारा -25 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे नीचे वाली चीज़ आ रही होती है, इस जिसने इसको वापस दूसरी डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको ज़ीरो से गुजरना पड़ेगा। ज़ीरो से गुजरोगे तो आप दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे ना। तो कंसेप्चुअली आपने इसको इस तरह सोचना है। अगर आप ज़ीरो से नहीं गुजरोगे तो आप दूसरी डायरेक्शन में जाओगे किस तरह। आपके पास लेट्स सपोज ये एक यहाँ पे बॉल है, दिस बॉल इज़ रिलीज विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ पे हिट करता है नीचे, इसको यहाँ पे हिट करता है, तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो पहले हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड देन 0 मीटर पर सेकेंड, एंड देन यहाँ पे आपकी जो बॉल आती है उसकी फिर होती है -1 मीटर पर सेकेंड, एंड देन यहाँ पे जाके वो फाइनली क्या हो जाता है -2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, -1 एंड देन -2। तो इस तरह करके आपकी डायरेक्शन रियलिटी में चेंज हो रही है। साइंस हटाना आसान काम होता है, बट थोड़ा सा इस तरीके से भी समझना पड़ता है। तो इसका मतलब जब भी वो हिट करेगा वेलोसिटी 0 होगी। अब वो हिट करके दोबारा यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ना बॉल दोबारा से यहाँ पे जाएगा, अब ज़ीरो होगी दोबारा। अब जब दोबारा से वो यहाँ पे जाएगी तब उसकी स्पीड है, ज़ाहिर सी बात है। अब ये जो है इसको आप कह लो कि वेलोसिटी, लेट्स सपोज मेरे ख्याल में ना वेलोसिटी उन्होंने पॉजिटिव यहाँ पे कंसिडर किया, तो आप भी इसको पॉजिटिव ले लो। इसको कह दो कि आपके पास ये पॉजिटिव है, एंड देन इसको आप कह लो कि आपके पास नेगेटिव है जब वो ऊपर को जाएगी, एंड देन फिर आपके पास यहाँ पे ये नीचे को आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंड देन दोबारा ये ऊपर जाएगी तो ये आपके पास हो जाएगा v नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन ये था v पॉजिटिव, ठीक है। तो जब नीचे आ रही है v पॉजिटिव, ऊपर जा रही है v नेगेटिव, तो आपने क्या करना है, एट विच पॉइंट डज द ग्राफ रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस। तो फर्स्ट बाउंस के बाद हमने देखना है, फर्स्ट बाउंस का अगर हम देखें पहले 0 है, ठीक है, हमने 0 कर लिया, ये वाली चीज़ टिक होगी, एंड देन हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि उसे पॉजिटिव लिया ग्राफ, तो हमने भी पॉजिटिव कर लिया। तो ये चीज़ कर ली, एंड देन हमने क्या किया है, उसके बाद दोबारा से एकदम से देखो उसकी जो स्पीड है यहाँ पे 0 होगी, तो ये चीज़ होगी, एंड देन अब क्या हो रहा है, अब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वो नेगेटिव डायरेक्शन से क्या कर रही है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में अब यहाँ पे चल रही है। तो अब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, अब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ही ना यहाँ पे हमने जो भी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो यहाँ पे रीच हो गई है, और हमने यहाँ पर भी उसको रीच करवा दिया। और अब दोबारा जब वो क्या करती है, दोबारा वो नीचे को हिट करने लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला जो कंडीशन था वहाँ पे वेलोसिटी 0 है, एंड देन वेलोसिटी जब ये बॉल नीचे आ रही है वेलोसिटी इंक्रीज करी, ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो ये वाली भी हमने कर ली, एंड देन एकदम से जैसे हिट करेगी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हो गया। एंड देन दोबारा जब ऊपर को जाएगी तो हमारे पास
ये बी तक वो पहुंच जाएगी, और बी तक वो पहुंचेगी तो क्या होगा, हमारे पास दोबारा से ये जो पॉजिटिव एनर्जी, जिस पॉजिटिव वेलोसिटी जिससे उसे स्टार्ट किया था, वो हमारे पास रीच होगी। मतलब अगर पहले 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया था, अब क्या होगी 2 माइनस पर सेकंड। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे था 2 था, तो यहाँ पे -2 होगा, बिकॉज इक्व डिस्टेंट है एक दूसरे के। तो ये चीज़ हमारे पास हो रही है, ठीक है। तो इसमें वो ये चीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ तक हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ना, ये हो चुकी है यहाँ तक बी तक। अब हमारे पास दोबारा से नीचे आ रही है, तो वो दोबारा से इंक्रीज़ कर रही है, एंड देन जैसे वो नीचे आएगी दोबारा से जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे सी वाला पार्ट हो रहा है। एंड देन जैसे ही दोबारा से जीरो हुई, वो दोबारा से ऊपर को दोबारा से खड़ी होगी, तो हमारे पास ये डी वाला पार्ट हो गया। अब वो कह रहा है एट विच पॉइंट ऑन द ग्राफ डज द बॉल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस। मैक्सिमम हाइट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस हमारे पास क्या था, 1 2 3 एंड देन 4, फोर्थ टिक था, 1 2 3 4th। तो ये बी ऑप्शन इसकी बनेगी। लेट मी जस्ट कंफर्म, 9 का क्या आंसर है। इट रीचेज इट्स फर्स्ट बाउंस, वेलोसिटी 0 कर ली, एंड देन इंक्रीज भी हो गया, 0 भी हो गया, which is its maximum after the first bounce. अच्छा एक और चीज़ है इसमें ना, एक और चीज़ है, हमने एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे मिस की है ना, थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी, बिकॉज एक चीज़ मैंने मिस की है। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन चेंज करते वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन मैंने खाली बताया जब वो कुशन को हिट कर रहा है। व्हाट इफ़ वो हवा में है, टॉप पे भी तो 0 होती है, तो यहाँ पे भी तो 0 होगी, यहाँ पे भी तो 0 है, यहाँ पे भी 0 होगी, ठीक है। तो ऐसे भी तो करना है हमने, तो ये चीज़ हमने नहीं की। तो पहला स्टेप अब दोबारा देखो, यहाँ पे v = 0, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट है। एंड देन हमारे पास स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करिए, तो वो ये वाली कर्व है। एंड देन हमारे पास क्वेश्चन दोबारा 0 हो गया, तो वो ए वाला पॉइंट है। एंड देन दोबारा से नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करिए, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया। एंड देन जब हमारे पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और वो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रीच हो रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास फर्स्ट बाउंस के बाद मैक्सिमम हाइट रीच हो गई है, पहला बाउंस एंड देन मैक्सिमम हाइट यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, यहाँ पे गिना 1 2 3 4 5 टिक के बाद 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन सी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो ये चीज़ समझ आइए कि इसको हमने किस तरह किया। Yes. ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा अब इसके जो MCQs है ना, वो MCQs मैं भेज देता हूँ आपको सारा, वो आप प्रैक्टिस कर लो, और इसमें से अगर कोई चीज़ ना समझ आए ना तो मुझे बता देना, उसको हम पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसमें मुझे एक और चीज़ बताओ कि व्हेन इज़ योर